तो यूजीसी नेट के 3 पेपर रद्द होने पर राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया और क्या लिखा, एनटीए की गलती की सजा छात्रों को आखिर क्यों? राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया। करीब 2 महीने बाद तीनों परीक्षा रद्द हुई हैं। एनटीए अभी तक असली सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक भी हुए थे? क्योंकि कुछ छात्रों की तरफ से पीडीएफ कॉपी का जो दावा है वो भी किया गया। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई जो परीक्षा नहीं करा सकती। एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाए। राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया और सवाल उठाया गया। यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने पर 3 सब्जेक्ट्स की परीक्षा रद्द और एक बार फिर से नया शेड्यूल जारी किया गया। और वहीं यूजीसी नेट परीक्षा दोबारा होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। एनटीए की गलती की सजा छात्र क्यों भुगतें? जयराम रमेश ने कहा, यूजीसी नेट परीक्षा में लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? प्रश्न पत्र में तथ्यात्मक टाइपिंग की गलतियां मिली हैं। पेपर में ट्रांसलेशन और व्याकरण की भी गलतियां हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करीब 2 महीने बाद गलतियां मानी हैं। गलतियां पकड़ने में 2 महीने क्यों लगे हैं? युवा जवाब चाहते हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। ये भी जयराम रमेश की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर से फेल साबित हुई है। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द हो गई है। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र की परीक्षा रद्द हुई है। एनटीए तीनों विषय की परीक्षा फिर कराएगी। और वहीं जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। प्रश्न पत्रों में बड़ी गलतियां मिलने के बाद फैसला। तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद में गलती थी, सवालों की भाषा और व्याकरण में गलती थी, विद्वानों के नाम और किताबों के शीर्षक गलत। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा 3 विषयों के पेपर रद्द। इसको लेकर नई तारीखों का ऐलान भी किया गया है और अब इसी पर सियासत भी हो रही है क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और एनटीए पर सवाल क्या उठ रहे हैं? यूजीसी नेट में बड़ी गड़बड़ी का एक बार फिर से मामला सामने आ रहा है। पूरी जानकारी आपके सामने। बिग वॉल पर परीक्षा कौन सी रद्द हुई है? 3 सब्जेक्ट्स की। ये कौन कौन सी है? अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी की जो परीक्षा है इसको रद्द किया गया है। जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया? अभी तक एनटीए की तरफ से क्या कहा गया है कि इसमें टाइपिंग एरर हुआ है, अनुवाद को लेकर दिक्कत है, व्याकरण में जो गलतियां थी इसके आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया। बिल्कुल, और साथ ही कुछ सवालों की भाषा में भी गड़बड़ी मिली थी जिसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। कई नाम गलत लिखे थे, विद्वानों के नाम गलत थे, किताबों के शीर्षक गलत थे। इसको लेकर भी परेशानी हुई है और प्रश्नों में गैर मानक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 3 अहम विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर में इतनी गंभीर, शर्मनाक और चौंकाने वाली गलतियां सामने आई हैं कि एजेंसी को मजबूरन इन्हें रद्द करना पड़ा और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लेना पड़ा। ये परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। जून में हुई परीक्षा के करीब 7 हफ्ते बाद जारी किए गए आधिकारिक नोटिस में एनटीए ने खुद स्वीकार किया है कि पेपरों में भारी गड़बड़ियां थी। इतनी गड़बड़ियां कि सिर्फ कुछ सवाल ड्रॉप करके काम नहीं चल सकता था। नतीजतन पूरे देश के हजारों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर की जांच में क्या क्या निकला, ये सुनिएगा तो दिमाग चकरा जाएगा। समाजशास्त्र के पेपर में मशहूर समाजशास्त्रियों और विद्वानों के नाम ही गलत छप गए। जॉर्ज रिट्जर को पुज्जर बना दिया, जीएस घुरे को घुनिए, टॉलकट पार्सन्स को पारसो, मार्था नस्बाम को नस्बोत लिख दिया। किताबों के नाम गलत थे, स्थापित अवधारणाओं के लिए बेतुके नए शब्द गढ़ दिए गए। हिंदी अनुवाद में भारी गड़बड़ी रही, व्याकरण और विराम चिन्हों की गलतियां भरी पड़ी थी। सवालों की भाषा ही इतनी उलझी हुई थी कि अर्थ निकालना मुश्किल हो गया। ये सिर्फ छोटी मोटी टाइपिंग गलतियां नहीं थी, ये पूरे एकेडमिक स्तर पर लापरवाही, अपर्याप्त विशेषज्ञ समीक्षा और सिस्टम की भारी कमी का सबूत थी। पेपर हुआ, छात्रों ने तुरंत शिकायतें दर्ज कराई, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा। एनटीए ने कमेटी बनाई, जांच हुई और जांच में जो सामने आया
वो आपके सामने है। समाजशास्त्र के पेपर के बारे में तो आपने जान लिया, अब अंग्रेजी के पेपर में क्या कमी पाई गई थी ये भी जान लीजिए। अंग्रेजी के पेपर में आए 150 में से करीब 67 सवाल 2024 के पेपर से ज्यों के त्यों कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। सवाल, विकल्प, क्रम सब एक जैसे। कांतापुरा के प्रकाशन वर्ष, द लाइफ डिवाइन के लेखक, द टाइम मशीन और ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी किताबों के जेनर जैक्स, डेरिडा और रोलैंड बार्थ जैसे आलोचकों से जुड़े मैच द फॉलोइंग सवाल, शेक्सपियर के नाटकों का कालक्रम, इको क्रिटिज्म, फ्लॉनियर जैसी अवधारणाएं सब पुराने पेपरों से उठाए गए। कॉमर्स के पेपर में भी सवालों की भारी पुनरावृत्ति और टाइपिंग की गलतियां रिपोर्ट की गई। एनटीए की कमेटी ने साफ कहा कि इतने पैमाने की कमियां परीक्षा की निष्पक्षता और गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करती, इसलिए इन तीनों पेपरों को रद्द कर दोबारा परीक्षा करानी होगी। बाकी 84 विषयों के आंसर की जारी हो चुके हैं और उनके नतीजे समय पर आएंगे, लेकिन इन 3 विषयों के अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। अंग्रेजी का पेपर 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। परीक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। शहर, केंद्र और एडमिट कार्ड की जानकारी अलग से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ये घटना एनटीए के लिए एक और बड़ा झटका है। इस साल पहले ही नीट यूजी में पेपर लीक विवाद हो चुका था। अब यूजीसी नेट जैसी अहम परीक्षा में इतनी भारी गलती ने सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थी नाराज हैं, विशेषज्ञ चिंतित हैं और आम जनमानस में चर्चा है कि आखिर क्यों परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी खुद इतनी बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही। हजारों युवा जो महीनों से तैयारी कर रहे थे, अब दोबारा परीक्षा की चक्कर में फंस गए। ये कहानी सिर्फ 3 पेपर रद्द होने की नहीं, बल्कि एक बड़ी व्यवस्थिगत लापरवाही की है। दिल्ली से शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट। और वंदे मातरम के गायन में व्यवधान पैदा करने के जो आरोप लगाए जा रहे बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। It would not be an exaggeration to say that the problem of Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country. अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है। दिमागी नक्सली हैं, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब। और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए, जिस यूपीए के पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था। 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। यह होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। 1913 सुरक्षा बलों के जवान नक्सली अभियानों में शहीद हुए। 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए।
92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। और याद करिए 2009 में उस समय प्रमुख नक्सली नेता किशन जी ने कहा था 2030 तक दिल्ली पे हमारा कब्जा होगा, मगर आज वो 180 नक्सल प्रभावी जिले शून्य पर आ गए हैं। मगर उसके बाद भी उन 180 जिलों में भारत में सामंजस्य दिखता था और यहां पर समस्या दिख रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो दंतेवाड़ा और वो झीरम घाटी जहां पर खून की नदियां बहती थीं, चिदंबरम साहब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आंख खोलकर देखिए और कान खोलकर सुनिए, तब आपको वह देश अच्छा लगता था। और आज गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। यह सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर रायपुर में ट्राइबल एरियाज के युवकों के द्वारा हैंडलूम कपड़ों को रैंप पे वॉक किया गया। ये ट्राइबल युवा का, यानी ट्राइबल जेनजी का रचनात्मक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था, और वो अच्छा लगता था। ये है दिमागी नक्सल जो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस समय 1800 से अधिक बैंक की ब्रांचें खुलना उस क्षेत्र में, 1200 से अधिक एटीएम खुलना, 6000 से अधिक मोबाइल के टावर लगना ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ वो विकसित हो जाएं, 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध हो जाना ताकि वह युवा अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सके। यह दृश्य जिसको खराब लगता है वो वास्तविकता में दिमागी नक्सल है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से और चिदंबरम साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप वही है ना जिसने वित्त मंत्री के रूप में कहा था कि भारत में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, और सदन के पटल पे बोला था। और आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है। जिसकी सोच ऐसी है वो है दिमागी नक्सल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमागी नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमागी नक्सल। और ये यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो कालखंड जब इस देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां थीं और आज एक सकारात्मक वातावरण बना है ट्राइबल एरियाज में, वह जिसको सही नजर नहीं आ रहा है वो वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक दौर में जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे, वो तो अपनी जगह की बात है। उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था। वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं, जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं। यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे। उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया है, जैसे कर्नाटक की रानी गौड़ा जिन्होंने 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए, एक अन्य कर्नाटक की महिला जिनको वृक्ष माता कहा जाता है। और याद करिए, वो आई थी पद्म अवार्ड लेने नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में, मगर ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर नहीं आते थे, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठकर और भारत चीन सीमा के ऊपर होने वाले भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते थे, वो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर आते थे। और जो ये कहता था, जो सरकार ये कहती थी कि हमारी तो दशकों से स्थापित नीति है कि होना ही नहीं चाहिए सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है दिमागी नक्सल। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था, और आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है यह बहुत सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा। और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है। तो आपको बता दें सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, पी चिदम्बरम की तरफ से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ से, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल, जो उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया था, उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से चिदम्बरम पर निशाना साधा गया और यह कहा गया कि चिदम्बरम को दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। यह बीजेपी की तरफ से कहा गया, जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। पर्दा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली की शुरुआत कर रहे हैं। इससे प्रदेश के 78,000 से कोटेदारों को लाभ नहीं कर सकता है और आपका सम्मान हुआ तो हमें प्रसन्नता इस बात की, क्योंकि शासन की स्कीम को आप सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतारने का काम करते हैं। तो हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि हमने जिस गरीब के लिए जो चीज उपलब्ध करवाई थी वह उस गरीब तक पहुंच गई है। और मॉडल आपने कोविड के दौरान तो किया ही, कोरोना के दौरान जब कोरोना था, उसका संक्रमण था, तब भी आप राशन वितरित कर रहे थे। हम लोगों ने उस समय जब सारा काम धंधा बंद हो गया, दाल, नमक और तेल वितरण के एक स्कीम को लागू किया था और मैंने देखा एक भी जगह से शिकायत नहीं आई थी। हर गरीब तक तेल पहुंचा था, नमक पहुंचा था और दाल भी पहुंची थी, हर तक पहुंच रही थी। अब कोई नहीं कर सकता गलत उसमें। इसका मतलब नियत सरकार की खराब थी, खराब लोग यहां बैठे हुए थे, इसलिए कार्य नहीं होने देते थे। खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था आज, और वे आपका इंसेंटिव भी नहीं बढ़ाते थे।
बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। आज तो विभाग का प्रस्ताव जैसे आया तत्काल इसको आगे बढ़ा दिया गया और मैं धन्यवाद दूंगा आपके संघ को, जिन्होंने अभी ज्ञापन के माध्यम से धन्यवाद भी दिया है। धन्यवाद भी दिया। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन इसके माध्यम से होना है, यानी सामान्यतः जो एवरेज है, थोड़ा कम आगे ज्यादा पीछे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो एवरेज होता है लगभग हर एक विक्रेता के यहां आवंटन लगभग 100 कुंटल के आसपास हो जाता है। और उसमें अगर हम देखेंगे तो अब तक प्रति जो फेयर प्राइस शॉप के संचालक हैं उनके प्रति माह की जो आय उसके माध्यम से होती थी वह 12,750 के आसपास हो जाती थी। अगर 100 कुंटल उसके पास जा रहा है तो 90 रुपए के हिसाब से ये पैसा हम देते थे और अब जो पैसा हम इसमें देने जा रहे हैं 125 रुपए के हिसाब से देने जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि ये अब 16,250 रुपए, अगर कोई 100 कुंटल वितरित कर देगा तो 16,250 रुपए उसको केवल इसी से प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप अपनी जो दुकान चलाएंगे वो अलग से, उसका मुनाफा आपका अलग है, लेकिन जो इससे ज्यादा बिक्री करेगा वह उतना ज्यादा उससे अपना मुनाफा कमा सकता है। बात पालघर की करते हैं, जहां की एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। धमाके में कई मजदूर घायल हो गए। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। खबर पालघर की, फैक्ट्री में धमाका, कई मजदूर घायल हुए। धमाके में कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। हालांकि धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, जयप्रकाश हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, धमाका कैसे हुआ, क्या जानकारी मिल रही है, मजदूरों की क्या स्थिति बताई जा रही है फिलहाल? देखिए, मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर एमआईडीसी में ये घटना हुई है। आज सुबह के करीब हुई है और ये बोईसर तारापुर एमआईडीसी में विराज प्रोफाइल कंपनी है, उसमें ये धमाके की खबर है। जो प्रोडक्शन चालू था उस प्रोडक्शन के दौरान कुछ केमिकल में जो है आग लगने के बाद ये धमाका हुआ है। अंदर काफी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अब तक इस मामले में मजदूरों के घायल होने का कोई आंकड़ा नहीं है। प्रशासन और संबंधित जो विभाग है, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य का काम चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पालघर का ये बोईसर एमआईडीसी इलाका है, यहाँ पर पहले भी कई केमिकल फैक्ट्रीज में इस तरह से आग लग चुकी है, ब्लास्ट हो चुका है और इसके बाद भी जो है जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से वो होती नहीं है। इस वजह से ऐसे हादसे जो है वो बार बार होते हैं। बिल्कुल, ये पहला मामला नहीं है। ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे बात एक और अहम खबर की करते हैं। बच्चों के आपत्तिजनक कंटेंट मामले में केंद्र को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्रालय से जवाब मांगा है। आईटी मंत्रालय से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। तो केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 24 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, बच्चों के आपत्तिजनक कंटेंट केस में ये नोटिस जारी किया गया है, सवाल पूछा गया है, तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्रालय से जवाब मांगा है और आईटी मंत्रालय से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। क्या है पूरा मामला? पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ कहा गया है, नोटिस जारी किया गया है, सवाल भी पूछे गए हैं, अगली सुनवाई को लेकर क्या जानकारी? जी प्रगति, देखिए ये मसला सितंबर 2024 के उस फैसले से जुड़ा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया में बच्चों के जो कंटेंट थे, जो खास तौर पर आपत्तिजनक थे, उनकी रिपोर्टिंग से संबंध में एक जजमेंट दिया था और उस जजमेंट का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर के ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई और गंभीर चिंता भी जताई कि जब पॉक्सो एक्ट है और उसके अलावा तमाम कानून बच्चों को संरक्षण प्रदान करते हैं, उसके बावजूद ये रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। और इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्रालय और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। 24 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से इस मामले पर गंभीर चिंता जताई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर डिटेल्ड ऑर्डर जारी किया था सितंबर 2024 में, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट आता है बच्चों के संबंध में तो उसकी रिपोर्टिंग तत्काल इंटरमीडिएटरी की तरफ से की जाए सरकार को। लेकिन अब तक एक भी मामला ऐसा नहीं आया जिसमें सोशल मीडिया की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्टिंग की गई हो सरकार के समक्ष, और तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचा। जी प्रगति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की करते हैं। उज्जैन से ये खबर मिल रही है, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन की ये जानकारी। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़, नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ की खबर है। करंट की अफवाह से ये भगदड़ मची। साल में सिर्फ एक दिन खुलता है नागचंद्रेश्वर मंदिर। आपको बता दें, खास बात यह है कि आज सोमवार, तीसरा सोमवार है सावन का और नाग पंचमी का भी दिन है, इसलिए शिव भक्तों के लिए और भी विशेष दिन ये माना जाता है। इस बीच नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ मची। ये वो मंदिर है जो पूरे साल में सिर्फ एक दिन यानी कि आज के दिन 24 घंटे के लिए खुलता है और बाकी दिनों के लिए कपाट बंद रहते हैं, इसलिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी की जाती है। अब इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।